अब पहली कैटेगरी लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज क्यों कैलकुलेट करते हैं? टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल to check the short term financial position of the business. Liquidity of a business refers to the firm's ability to meet its current obligations. क्या फर्म के पास sufficient funds हैं अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए? Liquidity ratios are those ratios which are computed to evaluate the capability of the entity to meet its short-term liabilities. Commonly used liquidity ratios are current ratio and quick ratio. Quick ratio को liquid ratio भी बोलते हैं, asset test ratio भी बोलते हैं, different names. Liquid ratio का नाम है, liquidity ratios कैटेगरी है। लिक्विडिटी रेशियोज दो हैं, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का ऑल्टरनेट नेम क्या है? लिक्विड रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो। एक एक करके पहले करंट रेशियो की बात करेंगे। लिक्विडिटी रेशियोज क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज में पहला रेशियो करंट रेशियो। It establishes the relationship between current assets and current liabilities. It is an indicator of whether the enterprise will be able to meet its short-term financial obligations as and when they become due for payment. Computation, current ratio का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल, current assets upon current liabilities. तो बेटा इसके लिए आपका फॉर्मेट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है ना। मैंने आपके सामने आइटम्स रख दिए, अब आपको यही नहीं पता कि नॉन करंट एसेट्स कौन से और करंट एसेट्स कौन से हैं, तो आप करंट एसेट्स कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। बट सर बैलेंस शीट में तो सेपरेट हेड होता है ना करंट एसेट्स का। हाँ बेटा, बैलेंस शीट दे रखी होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो नॉन करंट एसेट्स अलग, करंट एसेट्स अलग। अगर आइटम्स के फॉर्म में दे रखा होगा तो पता होना चाहिए ना, नॉन करंट कौन से हैं, करंट कौन से हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं, करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, कैलकुलेट करंट एसेट्स, कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो। रेशियो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, बट बहुत सारे रेशियोज हैं, तो वो प्रैक्टिस करके आप रिटेन कर पाएंगे। अब आपका करंट एसेट्स थे 8 लाख, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। करंट एसेट्स थे आपके बिजनेस के 8 लाख और करंट लायबिलिटीज थी 4 लाख। रमा? यस सर। एग्जाम्पल, करंट एसेट्स थे आपके 8 लाख और करंट लायबिलिटीज थी 4 लाख, तो आपका करंट रेशियो क्या आएगा? 2:1। 8/4, 2:1। इसका मतलब क्या होता है? अब मैं पूछ रहा हूं, आपका करंट रेशियो 2:1 है, इसका मतलब क्या होता है? सर ये कि करंट एसेट्स आर ट्वाइस एज मच एज करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आर डबल द करंट लायबिलिटीज, और इसको ऐसे बोला जाता है, 1 रुपए की करंट लायबिलिटी मीट करने के लिए आपके पास 2 रुपए के करंट एसेट्स हैं। टू मीट अ लायबिलिटी ऑफ 1 rupee of a current liability, you have assets worth of 2 rupees. Your assets are double the current assets are double the current liabilities. तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, यस और नो? यस सर। तो अगर 3:1 होगा तो और अच्छी बात या बुरी बात? सर और अच्छी बात। 4:1 होगा और अच्छी बात या बुरी बात? और अच्छी बात। तो नॉर्मली आपको क्या लगेगा कि हायर द रेशियो बेटर इट इज, यस और नो? लग सकता है ऐसा? यस सर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका आइडियल फॉर्मूला कैसे है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूले में किसी को डाउट? नो सर। कहना क्या चाहते हैं 2:1 का मतलब? वो सबको क्लियर है कि करंट एसेट्स 2 हैं तो करंट लायबिलिटीज 1 है, करंट लायबिलिटीज 1000 हैं तो करंट एसेट्स 2000 हैं,
करंट लाइबिलिटीज 1 करोड़ है तो करंट एसेट्स 2 करोड़ है. करंट एसेट्स आर डबल द करंट लाइबिलिटीज इफ द करंट रेशियो इज 2:1. ये बात भी सबको समझ आ गई? अब मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि जितना हाई होगा करंट रेशियो उतनी अच्छी बात है. कह रहा है ऐसा क्यों? करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1. ऐसा क्यों? अगर आपके करंट एसेट्स 3 लाख हैं और करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, इसका मतलब करंट एसेट्स में क्या आता है? करंट एसेट्स में क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, आपकी इन्वेंट्रीज आती हैं, आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आ सकते हैं, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, अदर करंट एसेट्स आ सकते हैं. कह रहे इतने ज्यादा करंट एसेट्स मतलब आपके पास आइडल फंड्स पड़े हुए हैं. आप उनको इन्वेस्ट करके नॉन करंट एसेट्स क्यों नहीं क्रिएट करते? आपकी ग्रोथ होगी. इतने ज्यादा करंट एसेट्स रखना एडवाइजेबल नहीं है. वो शो करता है कि आपके पास आइडल फंड्स पड़े हुए हैं. या तो आपके पास बहुत इन्वेंट्री पड़ी है जो बिक नहीं रही, या आपके ट्रेड रिसीवेबल्स है जिनसे आपने पैसे रिकवर नहीं कर रखे, या आपके पास बैंक बैलेंस आइडल पड़ा हुआ है. A very high current ratio is not considered good. It indicates that the funds are not being utilized properly. Idle funds पड़े हुए हैं. अगर आपके पास कह रहे 2:1 बहुत है. 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी मीट करने के लिए 2 रुपए करंट एसेट्स के हैं, बहुत हैं. उसके बाद अगर आपके पास करंट एसेट्स में पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको यूज करो अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में. आप उसको यूज करो कोई नॉन करंट एसेट क्रिएट करने में, आपकी ग्रोथ होगी. तो ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा मजेदार पॉइंट है. क्या है पॉइंट? आइडियल रेशियो क्या है करंट रेशियो का? द एक्सेप्टेबल करंट रेशियो डिफर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंडिंग ऑन रिस्क इन्वॉल्व्ड. हाउएवर, generally accepted standard of current ratio is 2:1. Current assets should be twice the current liabilities. If the current ratio is 2 or more than 2, it means the firm is adequately liquid and shall be able to meet its current financial obligations. But if the current ratio is less than 2, it means the firm may face difficulty in meeting its current financial obligations. So 2 is considered as a good ratio, as an ideal, perfect situation. High ratio means better liquidity position. Yes, but a very high current ratio means poor management of funds. तो अगर आइडियल रेशियो 2:1 है, इसका मतलब कुछ और है अगर, तो वो उतना परफेक्ट नहीं माना जाएगा. लो तो बिल्कुल भी नहीं. लो तो रिस्की पोजीशन है कि आप अपनी लायबिलिटीज मीट करने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है. कह रहे हाई होना भी अच्छी बात नहीं है. इट मींस पुअर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स. इट मे बी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस. स्टॉक मे बी इंक्रीजिंग ड्यू टू पुअर सेल्स, मतलब आपकी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, सामान बिक नहीं रहा, तो भी तो करंट एसेट्स बढ़ते जाएंगे. हाई ट्रेड रिसीवेबल्स due to poor collection or extended credit period. Cash and bank balance are lying idle because of poor cash management. तो ये बात समझ आई कि हाई करंट रेशियो अच्छी बात नहीं होती. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. You may be financially strong, correct, but you're not using your funds properly. 2:1 is considered as an ideal situation. Low current ratio may be due to inadequate investment in current assets. वो तो होना ही नहीं चाहिए, वो एक risky. Current ratio should be reasonable, should neither be too high nor too low. Both the situations are disadvantageous. तो ideal ratio क्या है current ratio का? 2:1. Objective और significance की हम क्यों calculate करते हैं इसको? The objective of calculating current ratio is to assess the ability of the enterprise to meet its short-term financial obligations, current liabilities. It is a ratio computed to assess the short-term solvency of the enterprise as on date. The date when, as on date मतलब कब calculate कर रहे हो? 31st March 2021, उस date पे क्या situation थी? It shows number of times current assets are of current liabilities. But it will not be expressed in times. It will be expressed as a pure ratio.
मीनिंग ऑफ करंट रेशियो, आइडियल रेशियो, कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. देखना बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो आपको न्यूमेरिकल्स में, अभी तो हम थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं बस कि फॉर्मूला क्या है और वो कहना क्या चाहता है। ये वाला एस्पेक्ट क्लियर है कि क्या कहना चाहता है करंट रेशियो में, क्या बताना चाहता है? यस सर। अब ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती हैं अगर आपके दिमाग में नहीं रही तो। करंट एसेट्स के हमारे क्या, करंट एसेट्स तो एक मेजर हेड है ना, उसमें क्या सब हेड्स आते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट्स, आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्रीज। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब आप करंट रेशियो निकाल रहे हो तो सारे करंट एसेट्स नहीं ले लोगे, इन्वेंट्री लोगे, क्या नहीं लोगे? एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इन्वेंट्री में तो सब कुछ आता है, आपका रॉ मटेरियल आता है, आपका वर्क इन प्रोग्रेस आता है, आपके फिनिश्ड गुड्स आते हैं, लेकिन साथ में लूज टूल्स भी तो आते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी तो आते हैं। कह रहे उनको कंसिडर मत करना। कह रहे क्यों? कह रहे वो थोड़ी ना कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ना ही वो यूज होंगे आपको कलेक्शन में, मतलब कह रहे वो तो बस पड़ा हुआ है सामान, उनकी कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, इसलिए उनको नॉन करंट एसेट्स में नहीं दिखाते। डू नॉट इंक्लूड लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। इन बातों का ध्यान रखना। बाकी सब कुछ आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स लेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं तो उनको माइनस करेंगे, ये अलग से भी पॉइंट आ जाएगा, ध्यान से देखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। कह रहे जब आप करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे थे 50,000 और 5,000 थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कह रहे प्रोविजन तो हमने क्रिएट किया ना, अभी एक्चुअल बैड डेट्स थोड़ी ना है, प्रोविजन क्यों माइनस कर रहे हैं? करंट रेशियो निकालने का पर्पस क्या है? ये चेक करना कि करंट ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए आपके पास कितने फंड्स हैं, यस और नो? तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ पैसे नहीं आने वाले, अगर आपको लग रहा है कि कुछ पैसे नहीं आने वाले, तो उनको माइनस करो ना। आप उनको फिर कैसे काउंट कर सकते हो अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने में, जब आपको खुद ही लग रहा है कि यार शायद ये पैसे ना आए, तो उनको फिर आपको उनको कंसिडर करना तो गलत होगा ना। फिर आप एक तरफ ये कैलकुलेट कर रहे हो कि करंट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए आपके पास कितने पैसे हैं, और दूसरी तरफ आपको पता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से आपने प्रोविजन क्रिएट करा है कि हो सकता है ये पैसे ना मिले। कह रहा है अगर लग रहा है कि कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो उनको माइनस करो ना, तभी तो आप एक्चुअल अपने रिसीवेबल्स कैलकुलेट कर पाओगे विच यू कैन यूज टू मेक इमीडिएट पेमेंट्स। तो लॉजिक समझ आया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्यों माइनस किया जाएगा? टू एसरटेन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो करंट एसेट्स में हम सब कुछ लेंगे, क्या एक्सक्लूड करा इन्वेंट्रीज में? लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पहला ध्यान रखने की बात। दूसरा, जब ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट कर रहे हो करंट एसेट्स करंट रेशियो के लिए, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करे जाएंगे जब आप करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो। बाकी कैश बैलेंस नॉर्मल है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नॉर्मल है, अदर करंट एसेट्स नॉर्मल है। बाकी किसी में कोई आपको कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं है। इन्वेंट्री में क्या ध्यान रखना है? लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेने। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या ध्यान रखना है? अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो उसको माइनस करना। लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स बिकॉज दे आर नॉट हेल्ड फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं रखे, और they will not get converted into cash. In a balance sheet they are shown as inventory to meet the requirement of schedule 3। वो कह रहे वो वही मैंने बताया, वो तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो फॉर्मेट में इन्वेंट्रीज का पार्ट आता है। इन्वेंट्री नॉर्मली हमें लगता है जो सामान हमने बेचने के लिए रखा हुआ है, कह रहे दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। तो बस प्रेजेंटेशन से एक वहां पे आ रहे हैं कि वो नॉन करंट एसेट नहीं है, तो कहां दिखाएं? चलो इनको इन्वेंट्रीज में दिखा। और क्या हमें पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ लिखा है अदर करंट एसेट्स,
लास्ट आइटम होता है ना करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में सबसे पहले आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर आता है इन्वेंट्रीज, फिर आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर आता है आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिर आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट में आता है अदर करंट एसेट्स। ये अदर करंट एसेट्स क्या होता है? अदर करंट एसेट्स करेक्ट, और कुछ मेंशन नहीं तो उसमें क्या क्या आएगा? आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल और अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम ध्यान से देखना, इंटरेस्ट रिसीवेबल इज एन अक्रूड इनकम। तीन चीजों का ध्यान रखना है, तीन चीजों का ध्यान रखना है कि अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स, ये तीन क्या हैं? अदर करंट एसेट्स। इसके अलावा और की कोई भी अदर करंट एसेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में ही नहीं। एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस, अदर करंट एसेट्स एक्सेप्ट क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल इज एन एग्जांपल ऑफ अक्रूड इनकम। कह रहे सिर्फ ये तीन हमारे कोर्स में है, उसके अलावा अदर करंट एसेट्स विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ये तीनों हैं, ये तीनों हैं। तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे अदर करंट एसेट्स में हम क्या मानेंगे कि इसमें क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स। करंट रेशियो के इतनी ही बातें आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या है करंट रेशियो का? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या शो कर रहा है? आवर एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए आपके पास करंट एसेट्स में कितना पैसा पड़ा है, करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए। करंट रेशियो का भी एक और नाम होता है, ध्यान से सुनना, कुछ बुक्स में यूज होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अलग है, ये करंट रेशियो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्यों? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? फॉर्मूला ध्यान से देखना, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट, मेरे पास करंट एसेट्स थे 8 लाख, करंट लायबिलिटीज थी 4 लाख। वर्किंग कैपिटल, मनी लेफ्ट विद द बिजनेस आफ्टर मीटिंग इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। कह रहे करंट ऑब्लिगेशंस मीट करने के बाद आपके पास कितने पैसे बच गए अपना डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए, वो होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज आल्सो अ कंपैरिजन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। दिस रेशियो इज आल्सो कंपेयरिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, इसीलिए करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बिल्कुल अलग रेशियो है, वो टर्नओवर रेशियोज में आएगा। ये क्या सुना हमने? करंट रेशियो से रिलेटेड सारी कहानी आराम से ध्यान से पढ़ेंगे।